इजिप्ट के 3 ग्रेट पिरामिड के बारे में पूरी दुनिया जानती है। ये 3 पिरामिड अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं और आज तक इन पिरामिड का असली रहस्य कोई नहीं पता लगा पाया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 ग्रेट पिरामिड हुआ करते थे तो क्या आपको यकीन होगा? बिना एविडेंस और सबूतों के इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। दोस्तों, असल में इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में जितनी भी रिसर्च आज तक हुई है वो सभी अधूरी है, क्योंकि एक समय पर यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 ग्रेट पिरामिड्स हुआ करते थे। आखिर कहाँ था वो चौथा पिरामिड? क्यों वो बाकी 3 ग्रेट पिरामिड से अलग और खास था? और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इस 4th पिरामिड के बारे में क्या तर्क देते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, 1708 में डेनमार्क में फ्रेडरिक लुइस नॉर्डन का जन्म हुआ था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उसने डेनिश नेवल एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। नॉर्डन के पास कुछ स्पेशल टैलेंट भी था। वो ड्राइंग और कार्टोग्राफी में एक्सपर्ट था। किसी भी चीज़ की ड्राइंग या किसी जगह का मैप वो हूबहू बना सकता था। उसकी इस खासियत के बारे में डेनमार्क के राजा को पता चला। राजा ने नॉर्डन को विदेश में मिशन पर भेजने का फैसला किया। सबसे पहले उसे नीदरलैंड भेजा गया, जहां उसे जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बारे में अच्छे से स्टडी करके आए। नॉर्डन ने अपना ये मिशन अच्छे से पूरा किया। इसके बाद उसकी ड्राइंग के चर्चे इटली और फ्रांस तक मशहूर हो गए। साल 1738 में उसे एक स्पेशल मिशन पर भेजा गया। नॉर्डन को कहा गया कि इजिप्ट होते हुए उसे इथियोपिया और सूडान जाना है। वहां के राजा से व्यापार को लेकर बात करनी है और एक संधि पर हस्ताक्षर करा कर लाने हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मौसम के बारे में नॉर्डन को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब वो इजिप्ट पहुंचने वाला था तो अचानक मौसम बिगड़ गया और उसके जहाज में भी दिक्कत आने लगी। वो इजिप्ट में ही अटक गया और आगे का सफ़र तय नहीं कर पाया। नॉर्डन के पास फिलहाल वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने सोचा क्यों ना इजिप्ट के लोगों के बारे में, वहाँ के आर्ट, कल्चर और कार्विंग्स के बारे में और साथ ही वहाँ के मॉन्यूमेंट्स पर अच्छे से रिसर्च की जाए। उसने काफ़ी डिटेल में रिसर्च की और करीब 1 साल बाद साल 1738 में वो इजिप्ट से वापस लौटा। वापस लौटने के बाद उसके कुछ अच्छे कामों को देखते हुए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का उसे मेंबर बना दिया गया। नॉर्डन ने साथ ही अपनी रिसर्च भी दुनिया के सामने पब्लिश की। उसने बताया कि गीज़ा के साउथ ईस्ट में उसने 4 ग्रेट पिरामिड्स देखे। साथ ही 7-8 सैटेलाइट पिरामिड्स भी वहां पर बने हुए थे। नॉर्थ की साइड 2 बड़े पिरामिड्स थे जिनकी हाइट 500 फीट से भी ज़्यादा थी। उनके सीक्वेंस में ही 2 स्मॉल साइज के पिरामिड्स थे। जो 4th पिरामिड था वो तीसरे पिरामिड से करीब 100 फीट छोटा था। उसमें फर्स्ट पिरामिड की तरह कोई मंदिर भी नहीं था। वो कोई नॉर्मल पिरामिड नहीं था बल्कि ब्लैक कलर के पत्थर से बना हुआ था। ये पत्थर ग्रेनाइट से भी ज़्यादा हार्ड होता है। 4th पिरामिड भी बाकी 3 ग्रेट पिरामिड्स के सीक्वेंस में खड़ा था। नॉर्डन ने इन सब के बारे में वॉयज डी इजिप्ट एट डे न्यूबी में बताया था। दोस्तों, नॉर्डन की इस रिपोर्ट के बारे में जब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा तो वो काफ़ी हैरान हुए। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद नॉर्डन को कोई गलत फहमी हुई होगी या उससे कोई गलती हुई होगी। उसने किसी सैटेलाइट पिरामिड को ही ग्रेट पिरामिड समझ लिया होगा। लेकिन असल में नॉर्डन ने सैटेलाइट पिरामिड्स यानी कि स्मॉल पिरामिड्स के बारे में अलग से लिखा हुआ है। साथ ही उसने ये भी स्पेशली मेंशन किया कि 4th पिरामिड ब्लैक कलर के स्टोन से बना हुआ था। नॉर्डन अपने समय का प्रसिद्ध कार्टोग्राफर और आर्टिस्ट था। उससे इतनी बड़ी गलती होने की बात को स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल है। दोस्तों, इस बात को हम मिथ मान लेते अगर 4th पिरामिड होने का सिर्फ एकमात्र सबूत हमें मिलता, लेकिन हमारे पास और भी कई सबूत हैं जो 4th पिरामिड होने का दावा करते हैं। इसका सबसे पहला सबूत साल 1674 में देखने को मिलता है। ये नॉर्डन के समय से भी पहले की बात है, यानी उसके काम को कॉपी करने की कोई संभावना नहीं है। डच आर्टिस्ट एंड ट्रैवलर कॉर्नेलिस डी ब्रुइजन अपनी लाइफ में कई लेजेंडरी टूर्स पर गए थे। करीब 20 सालों तक वो यात्रा करते रहे, जिसमें उन्होंने वेस्ट एशिया से लेकर ईस्ट अफ्रीका तक का काफ़ी एरिया एक्सप्लोर किया। अपने ऑब्जर्वेशन को उन्होंने पेपर्स में नोट डाउन किया। सभी प्लांट्स, एनिमल्स और प्राचीन मॉन्यूमेंट्स के बारे में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए थे। साल 1698 में वो वापस यूरोप लौटे और अपनी रिसर्च के आधार पर एक बुक पब्लिश की, जिसका नाम उन्होंने रखा ट्रेवल्स इन द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ एशिया मिरर।
कॉर्नेल्स पहले यूरोपियन थे जिन्होंने अफ्रीका में इतना टाइम स्पेंड किया और वहां पर रहकर डिटेल में रिसर्च की। अपनी बुक में उन्होंने गिजा के पिरामिड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया, साथ ही एक ग्रैंड गैलरी का भी जिक्र किया। इसके अलावा भी उन्होंने कई खुलासे किए। क्योंकि कॉर्नेल्स एक आर्टिस्ट थे तो उन्होंने सभी मॉन्यूमेंट्स की तस्वीर भी बनाई थी। उन्होंने ग्रेट पिरामिड की जो तस्वीर बनाई है उसमें उन्होंने 3 नहीं बल्कि 4 ग्रेट पिरामिड्स दिखाए हैं। ये थ्योरी काफ़ी हद तक नॉर्डन की थ्योरी से मैच कर रही है। अपने टाइम के 2 बड़े ट्रैवलर्स और आर्टिस्ट से एक जैसी भूल होना इत्तेफाक नहीं है, या फिर ये शायद कोई भूल ही नहीं है, बल्कि वास्तव में गीज़ा में एक टाइम पर 3 नहीं बल्कि 4 ग्रेट पिरामिड्स हुआ करते थे। असल में इजिप्ट के बारे में बहुत कम रहस्य ही अभी तक पता चल पाए हैं। 4th पिरामिड्स के कुछ और सबूत भी हमें दिखाई देते हैं। स्फिनिक्स की मूर्ति से कुछ ही दूरी पर एक एंशिएंट वॉल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसे द क्रो वॉल के नाम से जाना जाता है, जो लाइमस्टोन से बनी हुई है। ये दीवार करीब 650 फीट लंबी है, 30 फीट ऊंची है और 30 फीट चौड़ी है। हालांकि इस दीवार को कोई देखना भी पसंद नहीं करता, न ही ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। सवाल यह आता है कि आखिर रेगिस्तान के बीच में ये दीवार क्यों बनाई गई होगी। इस दीवार के आसपास रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इस बारे में एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि नील नदी की बाढ़ से बचाने के लिए ये दीवार बनाई गई थी, तो किसी का मानना है कि ये दीवार किसी एंशिएंट सिटी की बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। इसके अलावा एक और थ्योरी इस वॉल से रिलेटेड मशहूर है। नील नदी से 3 ग्रेट पिरामिड्स तक कॉजवेज के सबूत नजर आते हैं। माना जाता है कि ये जो दीवार है ये 4th कॉजवे का पार्ट हुआ करती थी। कॉजवेज हमेशा से एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करते थे, लेकिन 4th कॉजवे को फॉलो करें तो आज वहां सिर्फ रेत ही रेत नजर आती है। रेत में भला कोई कॉजवे क्यों बनवाएगा, या फिर शायद यहाँ पहले जरूर कोई ऐतिहासिक इमारत रही होगी। एक ब्लैक पिरामिड जो समय के साथ काल के ग्रास में समा गया। 4th पिरामिड अगर था तो आखिर वो कहाँ गया, इसको लेकर भी आर्कियोलॉजिस्ट की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि 1700 CE के बाद उसे डिसमेंटल कर दिया गया था, तो कुछ का कहना है कि वो पिरामिड रेत के नीचे अभी भी कहीं दबा हुआ है। साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम मिस्र में ही रिसर्च कर रही थी। उन्हें एक जगह खुदाई के दौरान एंशिएंट ब्रिक्स से पुरानी दीवारें मिली। वो कोई साधारण दीवार नहीं थी, बल्कि एक लार्ज सिटी थी जिसमें सभी घर ईंटों से बनाए गए थे। वो स्ट्रक्चर दिखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। इजिप्शियन मिनिस्टर जाही हवास ने इस शहर को द लॉस्ट गोल्डन सिटी का नाम दिया था। इस जगह से कुछ प्राचीन ज्वेलरी और कलरफुल पोर्ट्स भी पुरातत्व विभाग को मिले थे। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से अब तक पूरे इजिप्ट में 3000 से ज्यादा एंशिएंट साइट्स के बारे में पता लगाया जा चुका है। दोस्तों, साल 2008 में गिजा के पिरामिड से सिर्फ 15 मील की दूरी पर सकारा नाम की जगह पर 2 अंडरग्राउंड पिरामिड्स भी सैटेलाइट की मदद से खोजी गई थी। करीब 200 साल पहले इन पिरामिड्स के बारे में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट कार्ल रिचर्ड ने कुछ एविडेंस भी दिए थे, लेकिन उस समय उनकी बातों को किसी ने सही नहीं माना था। बाद में यही बात सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से सही साबित हुई। इजिप्ट की प्राचीन इमारतों में कई इंस्क्रिप्शंस और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये कार्विंग्स इजिप्ट की प्राचीन सभ्यताओं और टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बयां करती हैं। इन्हें पूरी तरह तो डिकोड नहीं किया गया है, लेकिन इन कार्विंग्स को देख ये साफ पता चलता है कि मिस्र की एंशिएंट सिविलाइजेशन के पास कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़रूर थी जिसके बारे में आज तक हमें नहीं पता चल पाया है। अब तक कई ऐतिहासिक खोज इजिप्ट में की जा चुकी हैं। साल 2011 में इजिप्ट में ही एक एंशिएंट हार्बर की खोज की गई थी। पुंट नाम की एक जगह का जिक्र भी मिस्र की कहानियों में मिलता है। लंबे समय तक इस जगह को माइथोलॉजिकल स्टोरी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी का पार्ट या फिर मिथ नहीं थी, बल्कि सच में मिस्र में ऐसी ढेर सारी प्राचीन और रहस्यमयी जगह हैं। दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से मशहूर हेरोडोटस ने 5th सेंचुरी BC में मिस्र की एक जगह के बारे में बताया था। ये लेबिरिंथ अंदर ही अंदर कमरों से, कोर्टयार्ड से और गैलरी से कनेक्टेड था, लेकिन ये जगह वास्तव में कहाँ थी इस बारे में कोई नहीं जानता। साल 2008 में एक ऐसी ही खोज हुई जिसका कनेक्शन इसी लेबिरिंथ से माना गया। इस खोज को मटाहा एपिडेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस खोज को कभी ऑफिशियल नहीं किया गया।
यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थीं आज तक गुप्त रखी गई हैं। यहाँ जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। इजिप्ट ने इस जगह को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताया है, लेकिन भला एक एंशिएंट साइट से किसी देश को क्या खतरा हो सकता है। यकीनन वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिला होगा जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को बदल सकता है। इसीलिए इस जगह के रहस्य को आज तक पब्लिक के सामने उजागर नहीं किया गया है। दोस्तों, अल मसूदी नाम के इतिहासकार ने लिखा है कि वो मिस्र के पिरामिड में एक टनल के अंदर गए थे। उस टनल के अंदर ढेर सारी कार्विंग्स थी। टनल के अंदर जब वो पहुंचे तो एक ट्यूबलाइट जैसी दिखने वाली चीज से रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी को देख अल मसूदी की टीम के सभी मेंबर्स भाग गए। मसूदी के मन में उस चीज को छूने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही उसने उस ट्यूबलाइट जैसी चीज को टच किया उसने चमकना बंद कर दिया। इसके बाद मसूदी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें दोबारा लाइट नहीं आई। मसूदी की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद कभी नहीं पता चल पाएगा, लेकिन जितनी भी डिस्कवरीज अभी तक इजिप्ट में हुई हैं वो सभी रहस्यमय ही रही हैं। किसी का भी रहस्य आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है, लेकिन एक बात तो साफ है कि यकीनन इजिप्ट में एक समय पर 4 ग्रेट पिरामिड्स हुआ करते थे और ऐसे ही न जाने कितनी ही डिस्कवरीज अभी होनी बाकी हैं। इन डिस्कवरीज से अब तक की हमारी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जानकारी पूरी तरह से बदल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इजिप्ट में कभी 4 पिरामिड्स हुआ करते थे? नीचे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।